इस देश की अदालत में इतनी ताकत नहीं है कि जिस तरह की भी ये सारी चीजें लोग कर रहे हैं इनको बंद कर सके एक झटके। इतनी देर का काम, इतनी देर का हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करे और कोई भी व्यक्ति उसे पालन ना करे, लेकिन फिर भी हो रहा, लगातार हो रहा। इसका क्या मतलब माना जाए? अगर अदालतें चाहती या अदालतें चाहें तो इस देश में पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी मर्जी के बिना। कि आज देश में स्थिति वो हो गई है जहां न कोई अदालत है, न कोई मीडिया है, न कोई शासन प्रशासन में किसी भी तरह की कोई संस्था है, न कोई संवैधानिक संस्था बची है जो लोगों को इससे जो अन्याय अत्याचार ये सरकार कर रही है उससे बचा सके, उसके जुल्मों सितम से बचा सके। कोई संस्था नहीं बची है। विपक्ष के जितने भी नेता हैं ये सारे के सारे अब उसमें संसद में खूब शोर मचा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसका असर नहीं है। तो क्या विपक्ष के तमाम नेताओं को सोचना नहीं चाहिए कि इस लड़ाई का या इस तरह से ये जो सब कुछ गलत हो रहा है इससे देश को और देश की जनता को बचाने के लिए हमें कोई और तरीका सोचना होगा? जन आंदोलन के बिना अब यह देश बचेगा नहीं। अदालत अगर अपने फैसले को लागू नहीं करवा पाती हैं तो क्या यह अदालतों का अपमान नहीं है? और यह अदालतों का अपमान है और अदालतें अपने अपमान को चुपचाप सह रही हैं। फिर अगर वो अपने आदेश का पालन नहीं करवा पाती हैं तो फिर आदेश ही क्यों कर रही हैं? अगर उनके आदेश के बावजूद, उनके होते हुए भी बुलडोजर नहीं रुक रहा, सर्वे नहीं रुक रहा और सारी चीजें जो है लगातार वो सब होती जा रही हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है, तो फिर अदालतों का मतलब क्या है? मरेंगे सब, सबको मरना है। जो आतताई है वो भी नहीं बचेंगे और जिन पर अत्याचार हो रहा है वो भी नहीं बचेंगे। जो घरों में बैठे हैं वो भी मरेंगे, जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी मरेंगे। मौत तो निश्चित है यार। कि इस देश में मुस्लिम समाज इस देश की हकीकत है, उसका अभिन्न अंग है। उसकी हिस्सेदारी को कोई खत्म नहीं कर सकता। हां, उसको खत्म करने के लिए, उसकी हिस्सेदारी को खत्म करने के लिए, उसके वजूद को खत्म करने के लिए वर्तमान मोदी सरकार और आरएसएस एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगा रखा है। केंद्र की सरकार और उसका मुखिया, इस देश का प्रधानमंत्री, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी बेईमान लोग हैं, जितने भी असभ्य लोग हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं या जिस तरह की भी गलत चीजें करते हैं, उनको पूरी तरह संरक्षण देने का काम देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। जिनको भ्रष्ट कहता है, जिन पर आरोप लगाता, उन्हें मंत्री बनाता, मुख्यमंत्री बनाता, उप मुख्यमंत्री बना देता। ये तो सबके सामने है। ये सारे बाकायदा इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा इन लोगों को संरक्षण नहीं पाला जा रहा है। और क्यों पाला जा रहा है? क्योंकि जो सत्ता में बने रहने की जो हवस है, वो सत्ता उनके हाथ से न निकल जाए, उसके लिए सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। खुद चुप रहो, बाकी सबसे कहलवाते रहो, तू गाली दे, तू ये कर, तू वो कर, सब ये सारी चीजें हैं। आज जो सारी चीजें हो रही, क्या अदालत में, इस देश की अदालत में इतनी ताकत नहीं है कि जिस तरह की भी ये सारी चीजें लोग कर रहे हैं इनको बंद कर सके एक झटके? इतनी देर का काम, इतनी देर का हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित करे और कोई भी व्यक्ति उसे पालन ना करे, लेकिन फिर भी हो रहा, लगातार हो रहा। इसका क्या मतलब माना जाए? इसका मतलब यही है सरकार का, इस देश के प्रधानमंत्री का पूरी तरह से उनको संरक्षण है। इसलिए सदन की कार्यवाही के दौरान संभल की घटनाओं का भी जिक्र हो रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका जश्न मनाया जा रहा है कि हाँ अच्छा कदम, लेकिन इससे फायदा क्या होने वाला है? बुलडोजर आज भी वैसा ही चल रहा है। आज की खबर है कि आजान देने के आरोप में एक मौलाना साहब को गिरफ्तार किया है। तो जो घटनाएं हैं, जो प्रताड़ना है, वो लगातार जारी है। तो फिर ये सब आवाज उठाने से या कोर्ट के आदेशों का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि इसका कोई फायदा नहीं है। अगर अदालतें चाहती या अदालतें चाहें तो इस देश में पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी मर्जी के बिना। इस देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि अदालत के आदेश की अवमानना कर सके, उसको न माने या उसके विरोध में काम कर दे, पर सब कुछ हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज देश में स्थिति वो हो गई है जहां न कोई अदालत है, न कोई मीडिया है, न कोई शासन प्रशासन में किसी भी तरह की कोई संस्था है, न कोई संवैधानिक संस्था बची है जो लोगों को इससे जो अन्याय अत्याचार ये सरकार कर रही है उससे बचा सके, उसके जुल्मों सितम से बचा सके। कोई संस्था नहीं बची है। और आखिरी उम्मीद अदालत है। जब अदालत के ही आदेशों का ये हाल है जो आप कह रहे हैं, और मैं आपके इसमें एक बात जोड़ता हूं, अभी 10 तारीख को हमारा प्रोग्राम था
आप सब थे जो उसमें था, तालकटोरा स्टेडियम में। हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मणिपुर से बहुत ही प्रतिष्ठित वहां से 2 लोग आए थे, लेडीज हैं, वो भी लेडी हैं बल्कि। उसी दिन से उन्हें एयरपोर्ट से अरेस्ट कर रखा है, एयरपोर्ट से, बड़ी मुश्किल से, अभी तक भी उन्हें छोड़ा नहीं है लगातार। और पुलिस जो वो है बिंदापुर पुलिस स्टेशन, वहां का एसएचओ, इंस्पेक्टर जो भी हैं, वो कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं है। वहां लोग अभी तक डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं है। यह स्थिति है। सो गुंडागर्दी का कोई सीमा छोड़ी नहीं है। जो अपराधी हैं उनको बचाने की, जो उनके साथ में खड़े हैं उनको बचाने के लिए सब कुछ है। और विपक्ष के जितने भी नेता हैं, ये सारे के सारे उसमें संसद में खूब शोर मचा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसका असर नहीं है। तो क्या विपक्ष के तमाम नेताओं को सोचना नहीं चाहिए कि इस लड़ाई का, या इस तरह से ये जो सब कुछ गलत हो रहा है, इससे देश को और देश की जनता को बचाने के लिए हमें कोई और तरीका सोचना होगा। और मैं तरीका सिंपल बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा। जन आंदोलन के बिना अब यह देश बचेगा नहीं। जन आंदोलन सड़क पे करने के लिए सबको उतरना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो उनके नेता हैं माननीय सोनिया जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उनके तमाम और जो नेता हैं, उन सबको इनवाइट करता हूं, आइए हमारे साथ 20 दिसंबर को 10 बजे अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली में आइए। बैलेट पेपर के लिए लड़ाई शुरू कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, आपसे भी निवेदन है, आप भी आइए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनका तो नाम ही क्या लेना है, क्योंकि ये भी उनके साथ में बैठ के देश की जनता के साथ में गद्दारी ही कर रहे हैं। पर डीएमके के स्टालिन साहब, टीएमसी की ममता बनर्जी और जितने भी हैं, उन सबसे निवेदन कर रहा हूं, सबको मैं इनवाइट कर रहा हूं, आइए हमारे साथ, क्योंकि देश को बचाना है। ये लड़ाई सबकी है, मेरी नहीं, मेरी भी है, आपकी भी, मीडिया साथियों की भी, जनता की भी है, तमाम नेताओं की है, विपक्ष की है, सबकी लड़ाई है। मिलकर ही लड़ेंगे तो ही बच पाएगा देश, नहीं तो नहीं बचेगा। पर आप एज एन एडवोकेट ये बात कह रहे हैं कि जो अदालतों से फैसले हैं वो काफी नहीं है, मतलब उनसे कहीं ना कहीं लोगों का ये भरोसा। मैं अदालतों से फैसले की काफी की बात नहीं कह रहा, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो नहीं हो पा अदालत अगर अपने फैसले को लागू नहीं करवा पाती हैं, तो क्या यह अदालतों का अपमान नहीं है? और यह अदालतों का अपमान है, और अदालतें अपने अपमान को चुपचाप सह रही हैं। फिर अगर वो अपने आदेश का पालन नहीं करवा पाती हैं, तो फिर आदेश ही क्यों कर रही हैं? अगर उनके आदेश के बावजूद, उनके होते हुए भी बुलडोजर नहीं रुक रहा, सर्वे नहीं रुक रहा, और सारी चीजें जो हैं लगातार वो सब होती जा रही हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है, तो फिर अदालतों का मतलब क्या है? मैं तो इसका एक ही अर्थ निकालता हूं, हालांकि संविधान ने इन अदालतों को इतनी ताकत दी है, आप सोच नहीं सकते। पर सड़क पर उतरकर भी तो सर जान जा रही है ना, क्या है? तो इस जान को कहां ले जाओगे? मैंने तो एक शेर सुना है कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो घरों में दुबके हुए बैठे थे। क्या वो बच जाएंगे? मरेंगे सब, सबको मरना है। नहीं लगता जो आतताई हैं वो भी नहीं बचेंगे, और जिन पर अत्याचार हो रहा है वो भी नहीं बचेंगे। जो घरों में बैठे हैं वो भी मरेंगे, जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी मरेंगे। मौत तो निश्चित है यार, मौत से डर के। और मैं समझता हूं ये सवाल भी अगर कोई करता है तो ये भी बड़े दुख की बात है। इसी देश में आजादी की लड़ाई लड़ी, और उस आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी जान खुशी खुशी कुर्बान की, ताकि हम लोग जिंदा रह सकें, ताकि हम लोग एक अच्छा भविष्य देख सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी बच सकें। और हम मौत से डर रहे हैं। वो डेमोक्रेसी के लिए थी ना, अभी तो हम डेमोक्रेटिक, और अब डेमोक्रेसी के लिए नहीं है लड़ाई, ये डेमोक्रेसी को बचाने के, डेमोक्रेसी को, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले व्यक्ति इस देश की डेमोक्रेसी को तबाह कर रहे हैं लगातार, और वो आपकी आंखों के सामने हो रही है, आप देख भी रहे हो। तो ये सब कुछ होता हुआ देखते हुए भी अगर आप चुप बैठे रहते हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो यही कह सकता हूं कि आप घर में बैठ के भी
अपनी मौत का ही इंतजार कर रहे हैं, अपनी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं। हां, सड़क पे आकर अगर संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे अपने सारे पूर्वाग्रहों को छोड़कर, तो देश भी बच जाएगा, जनता भी बच जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, आजम खान की एक चिट्ठी आई है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है विपक्ष, वो मुसलमान का जो प्रतिनिधित्व है वो खत्म कर रहा है, लीडरशिप मुस्लिम की खत्म कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने ये चिट्ठी पढ़ी नहीं है कि क्या लिखा है, ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, पर मैं ये मानता हूं कि इस देश में मुस्लिम समाज इस देश की हकीकत है, उसका अभिन्न अंग है, उसकी हिस्सेदारी को कोई खत्म नहीं कर सकता। हां, उसको खत्म करने के लिए, उसकी हिस्सेदारी को खत्म करने के लिए, उसके वजूद को खत्म करने के लिए वर्तमान मोदी सरकार और आरएसएस एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगा रखा है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं वो खत्म नहीं कर पाएंगे। पर इसमें मुस्लिम समाज को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं देखता हूं मुस्लिम समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद में मुझे देखते हैं, सुनते हैं। मेरी वीडियो अभी जो आप बना के देख रहे हो, आप देखना, इसी वीडियो को लोगों को इकट्ठा करेंगे और बाकायदा टीवी पे चलाएंगे, खुद तो सुनेंगे, दुनिया को सुनाएंगे, पर संघर्ष में आने से अभी कतरा रहे हैं। उन्हें सड़क पर आना पड़ेगा। जैसे उन्होंने सीए एनआरसी की लड़ाई लड़ी, उसी तरह से अब ये लड़ाई इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की और मशीन को खत्म करने की उन्हें लड़नी पड़ेगी, नहीं तो न वो बचे, न देश बचे, न बाकी जनता बचे। एक आखिरी सवाल सर है, विपक्ष ने लगातार इस प्रकार की यात्राएं पहले की, आपने विपक्ष को भी आमंत्रित किया है अपनी यात्रा में, क्या लगता है आपकी यात्रा कारगर साबित होगी? क्योंकि यात्राएं तो पहले भी हुई हैं, लेकिन जनता का जो जनाधार है वो तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनाधार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास जनाधार बिल्कुल भी नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश में निष्पक्ष चुनाव करा लीजिए। आज की तारीख में मैं कह रहा हूं, जब इतना उनका वो सब कुछ चल रहा है, निष्पक्ष चुनाव जिस दिन हो गया, पारदर्शी चुनाव जिस दिन हो गया, बीजेपी लोकसभा में 40 सीटें लेके नहीं आ सकेगी, लिख के दे रहा हूं आपको। और किसी भी स्टेट में, गुजरात में भी, जहां से मोदी खुद है, गुजरात में भी सरकार नहीं बना सकते, लिख के दे सकता हूं आपको। यह स्थिति है आज की तारीख में, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आप यात्रा लेके चल रहे हैं तो इसका क्या परिणाम निकलेगा, कितने आपको सफलता मिलेगी। देखिए, मकसद अगर आपका सही है, विजन आपका क्लियर है, लक्ष्य आपको साफ दिखाई दे रहा है और आप कठिनाइयों से जूझने के लिए तैयार हैं, संघर्ष के लिए तैयार हैं, मौत से भी टकराने के लिए तैयार हैं, तो सफलता मिलनी ही मिलनी है, निश्चित रूप से मिलेगी। और मिले ना मिले ये अलग की बात है, पर मैं इस विश्वास के साथ कि मेरी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे लिए भी, मेरी जो मेरे संतान हैं उनके लिए भी, इस देश के लोगों के लिए भी कोई लड़ा, किसी ने संघर्ष किया, तभी हम लोग, देश के तमाम लोग ये जीवन जी पा रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी के आने वाली पीढ़ी के लिए हम भी लड़ें, और मेरी नहीं, ये जिम्मेदारी सबकी है। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं आखिरी बार कि 20 दिसंबर 2024 सुबह 10 बजे दिल्ली में रानी झांसी रोड पर वीडियोकॉन बिल्डिंग के सामने हम सब लोग इकट्ठे होंगे और वहां से ये बैलेट पेपर से चुनाव इस देश में शुरू हो और मशीन का खात्मा हो। ये लड़ाई, निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। सब आमंत्रित हैं, सब लोग आइए।